तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हम इसका आर ओ का जो है प्री और मेंस का हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, क्योंकि हम आर ओ को टारगेट करके चले हैं। तो अब आपका देखा जाए तो मैंने आपको ये वाला पोर्शन करा दिया है। आपका 2021 ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें जीएस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हिंदी वाला कल तक मैं कोशिश करती हूँ, कल तक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ हिंदी वाला, लेकिन जीएस हो गया। आप जीएस यहाँ से देखेंगे तो मुझे लग रहा है आप अच्छा करेंगे। आज हम ये वाला पोर्शन देखेंगे, भाग 2 में हम 2016 लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 2016 का हम देख रहे हैं, आपका प्री का, ठीक है। उसके बाद मेंस का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत ने कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। कि दिल्ली सल्तनत, आपसे ये पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने स्वयं को ही खलीफा, वैसे सामान्यतः क्या होता था, ये लोग खलीफा से परमिशन ले लिया करते थे कि हम यहाँ शासन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से उनको मंजूरी हो जाती थी। लेकिन एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने स्वयं को ही खलीफा बता दिया, तो वो था आपका मुबारक खिलजी। याद रखिएगा, मुबारक खिलजी जो महोदय थे, उन्होंने स्वयं को ही खलीफा बता दिया कि हम ही हैं खलीफा, हम ही सर्वोसर्वा हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो देखिए, कन्नौज का युद्ध आपको पता होना चाहिए, सीधे आंसर में आइए। आपको जो नहीं, मैं फिर कह रही हूँ कि आर ओ आपको सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ टिक करें, ये करें। आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं आता तो चुपचाप से अपना एक कॉपी बनाइए जिसमें आपने प्रीवियस, और ये इस तरीके की कॉपी बना लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के जो आपको क्वेश्चन नहीं आते उनका एक नोट्स बना लीजिए। बस उतना पढ़िए आराम से, आर ओ तो आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो डायरेक्ट जो आता है वो लिख ली, जो आता है वो छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसको लिख के अपना एक बढ़िया सा प्रीवियस ईयर का नोट्स बना लो, बस उसको रिवीजन करो, बस उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चंदेरी था 1528, चौसा का आपका 39 है, चौसा के बाद कन्नौज का युद्ध हुआ है तो वो 1540 है। तालुक कोटा का जो युद्ध 1565 में हुआ था। तो जो डेट आपको आती हैं वो ठीक है, जो नहीं आती है बस उनको लिख लो, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा, इनके अलावा कौन राजपूत सेना का सेनापति था। तो हकीम सूर महोदय जो थे वो महाराणा प्रताप के अलावा भी राजपूत सेना के सेनापति थे, ठीक है। तो एक ये थे महाराणा प्रताप और दूसरे ये हकीम सूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रज्मनामा किस हिंदू फारसी का अनुवाद है, हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, रा से रामायण याद करो, तो रा से रा नहीं होगा, बस इतना याद रखो। कन्फ्यूजन रा में, रामायण में और महाभारत में होनी है, तो याद रखना जब भी रा आएगा मतलब रज्मनामा आएगा तो रा तो नहीं होगा, तो रा नहीं होगा मतलब महाभारत होगा फिर। तो ये सी वाला विकल्प हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन रज्मनामा में जो होगी, जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता है कि कन्फ्यूजन रामायण और महाभारत में होती है। तो याद रखना, रज में रा तो नहीं आएगा, रा नहीं आएगा तो रा वाला नहीं होगा, मतलब महा वाला होगा, मतलब महाभारत होगा। इस बात को समझ पाए। यह पता ही है कि रज्मनामा जो है वो तो रामायण से है, महाभारत में, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होती है। तो भैया हमको बस इतना याद रखना है, रज्मनामा में रा वाला तो बिल्कुल नहीं है, तो रा वाला नहीं है मतलब फिर कौन है, महाभारत है, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि आपको बता देना है कि कौन सा भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए भैया, बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल भैया, उन्हें बंगाल विजय की वजह से ही, सब बंगाल में नहीं जीतते तो कहीं फिर ये नहीं जीत पाते। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से ही अपार धन और जनशक्ति का मिलना था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत थी, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बोथ सी हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, आपके विद्रोह पूछे गए हैं तो विद्रोह लगा लीजिए कौन से क्या आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर पे आइए। तो जैसे रंपा आपका है, जो जो आते हैं, अब मान लो जैसे बंगाल है तो ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद पाबना है 73 होगा। तो बस इसी से जैसे अगर सॉल्व करना हो आपको, देखो कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो डायरेक्ट आंसर में जाओ, जो नहीं आता वो लिख लो और फिर याद करो पर डे, उनको रिवीजन मारो फिर पर डे। तो देखो ऐसे सॉल्व करो, ऐसे मैं मुझे आ रहा है तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 इसमें है तो बस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं आ रहा है तो आप लोग जो हैं बस उनका आंसर लिख लीजिए कि रंपा हुआ है आपका 79-80, पाबना हुआ है 73 में, 73 से 76, बंगाल नील विद्रोह हुआ 59 और 60 के बीच, और जयंतिया हुआ है 60 से 63 के बीच। मतलब बंगाल
नील विद्रोह के बाद तुरंत जयंतियाँ हो गया, मतलब 59-60, ये जयंतियाँ 60 में हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भैया बाल गंगाधर तिलक रहे जो लाठी क्लब लेके उन्होंने लाठी क्लब की स्थापना की। तो याद रखना, जो भी तिलक लगाते हैं वो लाठी पकड़े रहते हैं, जिनको याद नहीं होता है। तो जो भी तिलकधारी होते हैं वो हाथ में डंडा ले, तो लाठी तो हमेशा पकड़े रहते हैं। तो बस बाल गंगाधर तिलक मतलब लाठी। ठीक। जैसे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है ना, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो गंगाधर जो तिलक लगाया वही लाठी पकड़ता है। फिर इस पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, मिलान करना है। तो मिलान कर लीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जैसे आता है, जैसे मान लीजिए इंडियन एसोसिएशन में सबसे पहले आपके ये रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इसी से कहा था। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता हो गए, मद्रास में चार्लू हो गए, और सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा रानाडे हो गए। जैसे चारों आ रहे हैं, तो जिसको नहीं आते हैं वो चुपचाप से लिख लेगा और बहुत कुछ नहीं करेगा। ठीक है, साफ लिखा है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन चार्लू, आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कौन व्यक्ति सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो यंग बंगाल आंदोलन डेरिजियो महोदय थे, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। तो ये बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले के ना होके अंबेडकर जी की है, ये अंबेडकर जी की है। ठीक है, इसको याद रखना। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट, ये भी सही है। उसके बाद यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां, तो ये भी सही है। ठीक है, जो नहीं आता वो अपना कॉपी पे लिख लो, नेक्स्ट डे से रिवीजन मारना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल गजेटियर के संकलन करता थे? तो बस नहीं आता होगा तो सीधे से चुपचाप से अपने कॉपी में नोट करो, इंपीरियल गजेटियर के संकलन करता विल्सन हंटर। ठीक है, विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं हैं? तो भैया आज़ाद हिंद रशीद खान अली जुड़े हैं, शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सहगल पीके सहगल जुड़े हुए हैं, वीसी दत्त नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही लिख लेना, आज़ाद हिंद फौज, उनके आगे ये सब लिख लेना, ये लोग इनको जुड़े थे। जैसे रशीद खान हो गए, शाहनवाज हो गए, पी सहगल हो गए। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट पूछा गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत बताना है। ये हमेशा अंडरलाइन कर लिया, वो अक्सर इधर हम मात खा जाते हैं। सत्य नहीं है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था आंदोलन का, बिल्कुल किया था भाई, बाद में जनता ने किया, लेकिन एक दिन पहले तो गांधी अगर इसको नेतृत्व नहीं देते, जब आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, तो नेतृत्व भी करेंगे, तो ये तो सही है। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया, बिल्कुल कांग्रेस को उसके टाइम पे असंवैधानिक संस्था घोषित किया। कोई भी आंदोलन होता था कांग्रेस को असंवैधानिक कर देते थे, जैसे आपका सविनय के टाइम पे भी कर दिया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल गलत। ये भी सही, मतलब ये भी सही है, अहिंसक आंदोलन था। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंसक आंदोलन था, लेकिन वही है कि हर जगह बहुत सी बुकों में इसको अहिंसक बोला गया है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब देखिए ये भी है कि स्वतः स्फूर्त, ये भी बात सही है। ठीक है, अब वही है, देखिए इन्होंने क्या दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू हुआ था, यह आंदोलन अहिंसक नहीं था, तो ये वाला जो है अहिंसक नहीं था, तो यही वाला इसका सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने स्टार लगा रखा है, लेकिन बहुत सी बुकों में लिखा था कि हाँ ये अहिंसक नहीं था, मतलब अहिंसक था, यह एक अहिंसक आंदोलन था। बहुतों ने लिखा है कि एक अहिंसक आंदोलन था, बहुत जगह लिखा गया है कि हिंसक आंदोलन था, कि बहुत सारे पुलिसकर्मी और बहुत बड़ा आंदोलन था, ये एंड था लगभग, तो आंदोलन तो मतलब हिंसक ही होने वाला था। ये गलत होना चाहिए, बहुत सी बुकों में कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा हुआ है। अतः इसमें बोला गया, अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए और सी दोनों सत्य नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन की रूपरेखा गांधी जी के नेतृत्व में ही बनी थी। देखो है, तो मतलब ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो ठीक ही है, नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था, मतलब उस तरीके से नहीं किया गया था जैसे ये स्वतः स्फूर्त हो गया था। उस वे में देखा जाए, जब ये स्वतः स्फूर्त हुआ तब ये इसका नेतृत्व जनता ने स्वयं किया, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। अब वही है कि आयोग क्या मानता है,
और वैसे अगर लगाना चाहिए तो मैं इसी पे लगाऊंगी कि एक अहिंसक आंदोलन था, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। आपको कालानुक्रम में लगाना है। तो क्रिप्स 42 में आया, अगस्त 45 में आया, फिर बेवेल भी 45 में आए, और CR फार्मूला 44 में आया। ठीक है, आप देख लीजिए, अगस्त आपका 40 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 42 में आया, फिर CR फार्मूला 44 आया, और बेवेल 45 आया। ठीक है, अगस्त 40, क्रिप्स 42, CR फार्मूला 44 और बेवेल 45। ठीक है, नेक्स्ट। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? तो ये ईश्वर के विषय में जिसने बोला है तो वो ईश्वर महोदय ही हैं, मतलब ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर बन रहा। ये आपके बने थे 1833 में, तो इसका इधर आ जाइए डायरेक्ट आंसर में। बक्सर का युद्ध हुआ था सबसे पहले, ठीक है, 64 में। फिर क्लाइव उसके बाद पुनः आए थे 65 में। फिर सारे युद्धों के बाद ही संधि हुई है, तो वो ये भी 65 हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे 1773 में, भारत का गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, गवर्नर की बात हो रही है, ठीक है, भारत का गवर्नर बना था 1773 में। तो क्या बक्सर का युद्ध हुआ पहले, फिर उसके बाद क्लाइव पुनः आया, फिर इलाहाबाद संधि हुई। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा वही था कि समझ के हिसाब से करना था। अब इसको ले लीजिए, इलाहाबाद की संधि 65 हुई है, तो एका 4, बस एका 4 देखा तो बी लगा दिया। भैया कि एक इतनी सारी चीज़ कुछ तो आना चाहिए, तो वही इलाहाबाद की संधि 65 हो गया, एक्सला सेपल की संधि 48 हो गई। फिर मद्रास पर अधिकार किया था लाबुर्दनासे द्वारा 46 में, और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में। ठीक है, 54 में डुप्ले चले गए थे, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर इसमें कालानुक्रम बताना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी इरविन आपका ये 31 में हो गया, ये पूना पैक्ट 32 में हो गया, पूर्ण स्वतंत्रता हमने 29 में की बात की थी, जून 29 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, तो इस हिसाब से लगा लीजिएगा, इधर देखिए। ठीक है, वही 29, 30 वही वाला है। ये 29 में हुआ था, सविनय अवज्ञा 30 में हुआ था, गांधी इरविन 31 में हुआ था, पूना पैक्ट 32 में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित बताना है हमें। तो जो सही सुमेलित है वो देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, तो इसमें बता रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वो देख लें। जो सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो ये है, केवल इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अल्बर्ट मायर की है, बाकी के गलत हैं। केवल एक ये सही है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर की है, जो सही। बाकी के देख लीजिए, सहकारिता आंदोलन जो है वो एफ निकोलसन लेके आए थे, एफ निकोलसन लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद आपका अधिक अन्न उपजाओ योजना राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आई थी, राजेंद्र और JL नेहरू। उसके बाद सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ये गांधी जी का है। ठीक है, तो बस ये इनके आगे जो सही है वो लिख लेना। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो ये वाला है, 1900 सही सुमेलित नहीं है। तो एक सेकंड, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये गलत है, ये 1907 का है। ठीक है, ये 1907 का है, बाकी सारे सही हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है। फिर फौजदारी, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम भी 1908 का है, और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम भी 1908 का, मतलब 1908 के हैं ये तीनों, विस्फोटक, फौजदारी कानून संशोधन और अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम। और जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1907 का है, तो अपना लिख लीजिएगा। इधर आ जाइए, पूछा गया है निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है, तो सीधी सी बात है गुजरात है, ये तो पता ही होगा आपको। आप आएंगे तो आप इधर देखेंगे, गुजरात बहुत बड़ी तट रेखा लगती है।
ठीक है। ये अब इसको सीधा करो तो बहुत बड़ा होगा जाके, लगभग इतना बड़ा के होगा। तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए सबसे ज़्यादा इधी से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद पूछा गया है कि कौन से सेल समूह में भारत में अधिकतम कोयला होता है। तो भैया सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है वो आपका गोंडवाना में होता है कोयला। और अगर खनिज वो उसकी बात की जाए एक तरीके से जो धात्विक की, तो धात्विक धारवाड़, धा से धात्विक, धा से धारवाड़, ऐसे याद रखना। धात्विक का धार, वैसे लोहा सोना ये सब है, ये आपकी धारवाड़ समूह से मिलती हैं। विंध्यन और इन सब से जो है आपका चूना पत्थर और ये सब संगमरमर वगैरह ठीक ठाक मिलता है। ठीक, नेक्स्ट फिर पूछा गया कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति। तो ये तो आपको पता होगा, अंडमान निकोबार में जरवा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भैया आपकी कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। देख लीजिए जहाँ जहाँ से गुजरती है। ठीक है, आपकी कर्क रेखा दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये त्रिपुरा मिजोरम से, यहाँ वाली जो लाइन है वो त्रिपुरा मिजोरम से जाती है। ठीक है, ये वाला मणिपुर वाला एरिया ये ऊपर रहता है। तो यहाँ वाले केवल दो ही हैं केंद्र शासित प्रदेश ये। ठीक है, ये इस तरीके से जाती है। ठीक, अब याद रखना आपका जो गुजरात, राजस्थान, MP ये सारी, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये याद रखना। हाँ हम इधर थे। ठीक है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, कहाँ गया, 8 राज्यों से जाती है भाई, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वो वहाँ जो पूर्वोत्तर गए वहाँ मणिपुर नहीं है, जैसा कि अभी मैंने मैप में दिखाया आपको। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात किसने, इंद्रावती जो नदी है उसी पर चित्रकूट जलप्रपात है, ये याद रखिएगा। और ये जो जलप्रपात है वो घोड़े की नाल के समान है, इसका मुख है, इस वजह से इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, चित्रकूट को। एक भी इसमें भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच है। तो कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली नदियों के बीच है। तो इसका एक मैप बना लीजिएगा कि कौन सा किस हिमालय के बीच है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के, सबसे पहले सिंधु स्टार्ट होती है तो सिंधु सतलज पंजाब, उसके बाद सतलज और काली कुमायूं, फिर उधर नेपाल की तरफ काली और तीस्ता आ जाएगा। उधर सबसे ज़्यादा तीस्ता और ब्रह्म ये सबसे उधर है, तो ये असम वाला हो जाएगा, असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को, भारत की जो कर्क रेखा है उसको 2 बार पार करती है। ठीक है, एकमात्र नदी है और ये आपकी गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में होकर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। पूछा गया भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो पवनें होती हैं उनसे ही हमारे यहाँ का जो मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया नीली क्रांति। नीली क्रांति आपको पता ही है, मछली, नीला मतलब पानी, तो पानी में मछली रहती है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तुलहुल परियोजना आपकी झेलम नदी पे है। तुलहुल परियोजना आपकी झेलम नदी पे है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें सारे कथन सही हैं, पहले तो मैं बता दूं। तो वही है कि रेहंद जो बांध है वो रेहंद नदी पे है, जो सोन नदी की सहायक है। क्या हमें एक पॉइंट मिला, एक तो रेहंद बांध रेहंद नदी पे है जो, लेकिन रेहंद सोन की सहायक नदी है, तो एक ये भी सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे, ये भी सही है। तुंगभद्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के का संयुक्त उपक्रम है, मतलब संयुक्त योजना है। उसके बाद जो मैथान बांध है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, बराकर, उस पर है। ये लिख लेना कि जो मैथान बांध है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, बराकर, उस पर है मैथान बांध। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत के किन नगरों में देश का सबसे प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। तो पानीपत में भारत का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। ठीक है, पानीपत, हरियाणा की तरफ। उसके बाद इधर आ जाइए, भारत का सबसे बड़ी तेल शोधन कौन सी है। जामनगर, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये गैर सरकारी है, रिलायंस की है, ये गुजरात में स्थित है। और क्षमता देखी जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब इसको देख लीजिए,
गुरु महिसानी आपको लोह अयस्क पता होगा, तो बस इसी से ए का 3 लगा लेंगे तो ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो कट गए। फिर आपको पता होना चाहिए जो तलचीर है वो कोयला के लिए जाना जाता है, तो बी का 4 किस में, तो सी हो जाएगा। बस आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है वो इनको लिख लेगा। गुरु महिसानी लोह अयस्क है, तलचीर कोयला है, जादूगुड़ा आपका यूरेनियम है, जावर जस्ता है। ठीक, इधर आ जाइए। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है, तो ट्रोपोस्फेयर है। कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। ठीक, उसके बाद है समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर है आयन मंडल। ठीक, इसको याद रखना। तो सबसे निचली क्षोभ मंडल, फिर आपकी समताप मंडल, फिर आयन, और फिर आपकी ओजोन मंडल, फिर है आपका आयन मंडल। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल बताना है कौन सा लोह जो क्षेत्र है किस देश का कहाँ है, तो बस सीधा आंसर में यही यूक्रेन का क्रिवाय रॉक पता होगा, और नारमंडी है ये फ्रांस का है, तो 2 पता हैं। तो सीधी सी बात है, आंसर ही देख लिया जाए, जो नहीं आता उसे याद कर लिया है। समझदारी यही है। बाकी जिसको होशियार बनना है भैया होशियार बनिए, सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो इतना ही पढ़िए जितना बता रही हूँ, जैसे बता रही हूँ उतना कीजिए। कजाकिस्तान, कारागांडा जो है लोह अयस्क वो कजाकिस्तान का, ऐसे किब्रॉय रॉक जो है वो यूक्रेन का है, नारमंडी जो है वो आपका फ्रांस का है, वही पुर्नीज भी फ्रांस का है। अब यही पूछ ले लोह अयस्क, ये चारों लोह अयस्क याद कर लो कौन कहाँ का है, यही लास्ट यही पूछ ले कि नारमंडी क्या है, लोह अयस्क है, कोयला है, क्या है, तो वहीं फंस जाओगे। तो वैसे इसको याद करो चुपचाप से और आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि कौन एक सुमेलित है, तो बी कुछ केवल सुमेलित है, जो रूर प्रदेश है वो जर्मनी में है, तो बस ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, रूर जो है लॉरेन फ्रांस का है आपका। ठीक है, उसके बाद सक्सेनी आपका जर्मनी का है। ठीक है, और आपका ये ब्रिस्टल जो है वो यूके का है। ठीक है, लॉरेन जो है फ्रांस का है। उसके बाद कहाँ गया, ब्रिस्टल यूके का है, और सक्सेनी जर्मनी, लिख लीजिएगा, आगे बढ़िए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो भैया बोत्सवाना जो है वो पूर्वी तट पर है, ये पश्चिमी तट पर नहीं है। गैबोन, लाइबेरिया, अब आप देखोगे तो आपको, देखती हूँ अगर वर्ल्ड का मैप हो तो, वर्ल्ड का मैप नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही है कि आप एक बार मैप देख लीजिएगा, तो वो जो लाइबेरिया, अंगोला ये सब पश्चिम में है, बोत्सवाना आपका दक्षिणी भाग में है, थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी इसको कह सकते हैं, नीचे है। ठीक है, बोत्सवाना जिसने मैप देखा होगा, पढ़ा होगा, उसे पता होगा, वो कर लेगा। अब जनगणना पे आइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न स्तर है, तो भैया पश्चिम बंगाल में सबसे कम नगरीकरण है, याद रखना 2000 जनगणना के हिसाब से। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आपका हिमाचल प्रदेश, मतलब शहरीकरण देखा जाए। ठीक है, ऊपर आइए। फिर इसमें राजधानी बतानी है आपको, तो राजधानी साधारण सी है, जिसको नहीं आती हैं वो आंसर देख लेगा। म्यांमार की आपको पता ही है यंगून, कंबोडिया की नाम पे, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियेनतियन। ठीक है, वियेनतियन। उसके बाद आपको मैच करने हैं कौन कहाँ है। अब सटल अरब जो है आपका बसरा। ठीक है, पराग्वे असनसियान, ये आंसर ही देख लिया। सटल अरब जो है उस नदी के किनारे बसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीसेस में भी 1-2 बार आया। पराग्वे असनसियान, नदी के किनारे असनसियान है, नाइजर के आगे नियामी है, और डैन्यूब नदी के किनारे वियना है, ये पता ही होगा। फिर ये 2011 जनगणना का है कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में SC की जनसंख्या न्यून है, तो भैया नागालैंड में सबसे ज़्यादा आपके जो ईसाई हैं वही हैं, तो इसमें 0 है। ठीक है, आपको बताना है महान विभाजक बताना है, भारत में कब से किस जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में किसको जाना, किस 1921 को, क्योंकि इससे पहले क्या होती थी, बढ़ती थी कम होती थी, बढ़ती थी कम होती, लेकिन इसमें पहली बार हुआ थी जनसंख्या सिर्फ बढ़ी जा रही थी, बढ़े जा रही थी, है ना, कम होने का ना, इसलिए महान विभाजक इसको वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, संवैधानिक विकास पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद मतलब इंडिया काउंसिल समाप्त किया गया, तो ये 1935 का अधिनियम था।
उसमें इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, एक तरीके से द्वैत प्रणाली। इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं है, तो नागरिकता आपको पता होनी चाहिए। नागरिकता जो है भाग 2 में है, संघ राज 5, 6, 7 में है, नगर पालिकाएँ ए में है, निर्वाचन 10, 5, 15 में नहीं है, 15 में है क्या? संघ आपके 6, 5, 6, 7, 6 में है संघ। संघ जो है 5, 6, 7, 1 सेकंड रुकिए, 6 में है। संघ राज क्षेत्र 8 में है। संघ, अच्छा यूटी की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी। अच्छा 8 में, क्योंकि पहले संघ आएगा फिर राज्य आएगा। अच्छा ये बात, जैसे क्रम है ना वैसे संघ आएगा फिर राज्य आएगा फिर आएगा यूटी। तो ये 8 में है। यूटी जो है वो आपका 8 में है, भाग 8 में, याद रखिएगा। तो नागरिकता भाग 2 में हो गई, यूनियन टेरिटरीज जो है भाग 8 में हो गई, नगर पालिकाएँ 9A में हो गई, निर्वाचन आपका 15 में हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बताना है कि अस्पृश्यता आपको पता है 17 है, और गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है वो आपका 23, गिरफ्तारी के विरुद्ध निषेध आपका नहीं, गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण कौन सा सम्मिलित नहीं है, यही तो होगा। ये 20-22 वाला जो है 20 का है आपका कि 2 सिद्धि के विरुद्ध, और गिरफ्तारी वाला है आपका 22 में। तो गिरफ्तारी और निषेध वाला है वो 22, अनुच्छेद 22 में। धर्म 25 हो गया और अल्पसंख्यक 29 हो गया, तो ये सही है। तो यही है, अस्पृश्यता 17 है, गिरफ्तारी और निरोध 22 है, और 2 सिद्धि वाला अनुच्छेद 20 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 है, अल्पसंख्यकों का हित जो है 29-30 है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों की बात की गई है कि कौन से कथन सही हैं। पहला बताना है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। ठीक है, ये आर्टिकल भी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप जो मतलब केंद्र के जो आदेश हैं या फिर उनका अनुपालन है वो राज्य की कार्यपालिका करेगी, वो आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये सही है। फिर अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, और इसीलिए दे सकती है, इसीलिए इनका काम होगा कि ये करेंगे। तो जो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और आर जो है एक की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय व्यवस्था से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 में हुई थी कलकत्ता में, तो बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, नहीं लेमेस्टर नहीं थे, लिम्पे थे। एलिजा इम्पे, लिम्पे कह रहे हैं, एलिजा इम्पे जो था वो इसके प्रमुख है, तो केवल एक सही हो जाएगा। एलिजा इम्पे इसके प्रमुख थे। फिर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ उच्च न्यायालय में होती है, और तदर्थ की होती है सुप्रीम कोर्ट में, SC में। ठीक, तो सी मतलब उच्च न्यायालय। ठीक, इसमें बताना है कौन की कहाँ हुई थी। अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पता है 52 की है, तो ये सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि ये 52 है। तो अंतर्राज्य परिषद 90 हो गई, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 हो गई, और केंद्रीय सतर्कता आयोग 64 का ही है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 का। तो ये तीनों सुमेलित हैं और ये वाला सुमेलित नहीं है। जो नहीं आता हो वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। आपकी 7वीं अनुसूची जो है, इधर डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। 7वीं अनुसूची अभिसंघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। 8वीं अनुसूची, अच्छा ये अनुसूचियाँ हैं, तो 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ जो हैं वो हैं 7वीं अनुसूची में। 8वीं में भाषाएँ हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया है 9वीं में, और 10वीं में, 9वीं में मतलब एक दिन भूमि की बात की गई है। ठीक है, और 10वीं में दल बदल। ठीक है, मतलब ये भूमि की बात हो रही है 9वीं में। ठीक है, याद रखना। फिर संविधान का सब सुमेलित नहीं है। पंचायतें 9 ठीक है, नगर पालिकाएँ ठीक है, ये इतना ठीक है। अधिकरण इसमें नहीं है। ठीक है, अधिकरण 10 में नहीं है। आपका जो अधिकरण है वो 14 में है, भाग 14, 10/4/14। ठीक है, फिर बैंकिंग का हरित बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हरित बॉन्ड जो है कथन सत्य नहीं है पूछा गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो आपका जो पूछा गया है, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ठीक है, हाँ, जलवायु से रिलेटेड है, उनसे ही होता है। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। तो यदि याद रखना कौन जारी करता है, यूरोपियन निवेश कोष। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, एक तरीके से वित्त का एक नया इनोवेशन है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, नहीं है, अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक बैंक है। हाँ, ये उस समय मतलब एक नया कॉन्सेप्ट था, एक सहायक बैंक है। उसके बाद 5 लाख की जमा इनके द्वारा बीमित होती है, तो ये भी सही है। हालांकि मुझे ये नहीं पता था, तो मैं 1 और 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इसमें टफ पूछते हैं। अब आपको बतानी इंडियन बैंक कौन सी बैंक कौन सी है। तो इंडियन बैंक जो है वो आपकी सार्वजनिक हो गई। कहाँ गई इंडियन बैंक, ये सार्वजनिक हो गई। आईसीआईसी है जो आपकी, वो आपकी निजी हो गई। सिटी बैंक आपकी विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक है वो आपकी सहकारी बैंक है। हालांकि नीचे भी आंसर दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है उपायों पर चर्चा कीजिए। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में बैंक दर में वृद्धि कर देगा। बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बैंक दर में वृद्धि कर देगा तो ज़्यादा पैसा लेगा, ज़्यादा पे वो उनको ब्याज देना पड़ेगा इन बैंकों को, तो कम हो जाएगा पैसा। सीआरआर अनुपात, हाँ, बोल देगा ज़्यादा पैसा रखो, ये भी सही है। फिर आपका इंक्रीज सांविधानिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि कर देगा, बोल देगा हाँ, ये भी वृद्धि का। और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, नहीं भाई, क्यों क्रय करेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा। तो ये इसमें जो 1 2 3 हो जाएंगे, बी 1 2 3। ठीक है, अब भाई क्रय करेगा तो पैसा नहीं पहुंच जाएगा मार्केट में, पैसा तो हमें कम करना है। क्रय विक्रय कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब विक्रय करेगा मतलब क्रय नहीं करेगा। फिर क्या है ये व्यापार और आर्थिक संगठन। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवा स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। अच्छा, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तु सेवाओं पूंजी का अधिक निर्यात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है ये सही होना चाहिए, केवल ए सही होना चाहिए। हाँ, यही सही है। तो जो ए सही है और आर गलत है। चालू घाटा ये तब नहीं होता है कि चाहे वस्तु चाहे सेवा चाहे पूंजी उसका अधिक से अधिक निर्यात हो तो चालू खाता घाटा है, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर है ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो क्या पूछा गया है, किया जाता है, तो कौन सा एक तरीके से सहायता किस बॉक्स के अंतर्गत आती है, तो आपका ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जो नीला ब्लू बॉक्स हो गया इसके अंतर्गत आती है सीधे। हरे बॉक्स में क्या होता है ना, इनडायरेक्टली दिया जाता है। जैसे नीले में जैसे मान लो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पैसा देते हो, इनको डायरेक्ट मिलता है, ये पूछा गया है इसमें। भौतिक विज्ञान में पूछा गया है लौह धातु के 6 करण में आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी दोनों। ठीक है, ऑक्सीजन में कन्फ्यूज हो रहे तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी, नमी में भी ऑक्सीजन ही होगी एक तरीके से। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा, तो सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, इसलिए इसका यूज़ भी किया जाता है, दूर से दिख जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो भैया हीरा है और कुछ नहीं है, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो कार बैटरियों में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। आलू के चिप्स जो होते हैं प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, जिससे जो हवा नहीं भरी तो उसको नाइट्रोजन वातावरण, याद रखना, मतलब नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो आसवन उपयोगी नहीं है। ठीक है, आसवन, बाकी ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टीकरण इन दोनों से ही शुद्धिकरण किया जाता है ठोस अशुद्धियों का, लेकिन आसवन से नहीं किया जाता है। ए सी है।
हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग जो है वो तने के साथ साथ जड़ से भी प्राप्त की जाती है। तने से भी प्राप्त की जाती है और जड़ से। अब आयोग ने क्या माना है? आयोग ने जड़ माना है, ठीक है। और इसमें फेरुलिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना। ये सूखा रेसिन होता है जो पौधे के तने एवं जड़ों दोनों से प्राप्त किया, लेकिन अगर हमें याद करना हो, क्योंकि आयोग ने जड़ माना है तो हम जड़ याद कर लेंगे। अब याद रख लो, विटामिन जो के है वो कहाँ पाया जाता है? अल्फा अल्फा जो घास होती है बड़ी बड़ी वो पाई जाती है। विटामिन डी आपको पता ही है, कोड लिवर ऑयल जो होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन ई आपको पता है, भ्रूण, गेहूं के भ्रूण में पाया जाता है। भ्रूण तेल जो होता है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। जो नहीं आता है नीचे आंसर दिया गया है, लिख लीजिएगा। फिर त्रिकोणीय हृदय किस में पाया जाता है? तो उभयचर होते हैं उनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है कौन सी खरपतवार नहीं है, तो ये तो बड़ा कृषि का है, तो भैया इसका डायरेक्ट मैं तो आंसर ही देखूंगी कि गेहूं में फ्लेरिस माइनर पाया जाता है। मुझे तो लग रहा है किसानों को भी नहीं पता होगा। धान वाला जो है भथुआ, ये इसमें नहीं पाई जाती है। ये वाली जो खरपतवार है भथुआ, वो धान में नहीं पाया था। हाँ, भथुआ तो शायद गेहूँ से कुछ होता है, उसमें गेहूँ नहीं कुछ होता, उगाया जाता है, उसमें पाया जाता है। गेहूं में ही पाया जाता है। हाँ देखिए लिखा है, धान में नहीं, मैं याद करने लगी थी अपने खेत, ठीक है, इसमें पाया जाता है। प्याजी में, मटर में प्याजी पाया जाता है। बरसीम में कासनी नाम की खरपतवार पाई जाती है। सूरजमुखी हर मौसम में होता है। खरबूजा जायद में होता है। कपास आपका जो है आपका खरीफ में होता है। अलसी आपका रबी मतलब सर्दियों में होता है। आंसर भी दिया गया है जो आता है, बोले सूरजमुखी सभी मौसम में, खरबूजा जायद में, कपास आपका खरीफ में, अलसी आपका रबी सर्दी में। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का यूज़ करते हैं, सीधी सी बात। जेनेटिक उद्योग में किससे संबंधित? जेनेटिक उद्योग सीधी सी बात है, कृषि से ही संबंध होगा जेनेटिक। उसी के थ्रू हम उसमें कुछ नया नया इनोवेशन करते रहते हैं, कभी ये कपास, बीटी कपास, कभी कुछ कपास। भारत का ओशेनिक नेशनल पार्क जो है, ओशेनिक नेशनल पार्क जो कहाँ बना था? कच्छ में बना था, याद रखना। ओशेनिक नेशनल पार्क कच्छ में। ये करंट अफेयर है, हमारे मतलब नहीं है करंट अफेयर, ये भी करंट अफेयर है। करंट अफेयर, प्रथम खेलो इंडिया आपके कहाँ? भुवनेश्वर में खेले गए थे, ठीक है, प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है एकमात्र ऊर्जा का स्रोत। पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक बल कौन होता है? सूर्य होगा, सूर्य ही सबको प्रेरित करता है, वही एक प्राथमिक एनर्जी भी है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन आपके आर्द्रभूमि से संबंधित है, हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। भारत सरकार द्वारा एनजीटी कब लाया गया था? एनजीटी आपका 2010 में आया था, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसान समृद्धि, ये पता था 2017, आप इससे पहले भी आर के जितने किए उनमें भी ये बहुत बार क्वेश्चन आया। 2017 में जनपदों में सबसे कम साक्षरता दर, तो देख लेंगे श्रावस्ती है, इसमें होगा कि ये वाले श्रावस्ती, बहराइच, ये सब कम साक्षरता दर वाले हैं, ठीक है। 87, उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर जो है उसका परसेंटेज कितना है? तो भैया उसका 30% है नहर का, टोटल 30% केवल नहर से ही सिंचाई होती है, याद रखिएगा। पीतल का सामान आपका पता है, पीतल का आपका मुरादाबाद हो गया, ठीक है। खेल का सामान मेरठ हो गया। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर हो गई। माचिस बरेली की बची है फिर, तो ये बरेली हो जाएगा। जो नहीं आता वो लिख लीजिएगा नोट्स में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं, तो अब इसमें तो आप देख लेंगे, तो अवधि, ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, द्रुपद, ब्राज, करुणा, विरहा, चैती, ढोला, तो विरहा, चैती, ढोला वाला होगा, ठीक है। विरहा, चैती, ढोला ये लोक आपके हैं। प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू असम में होता तो ये कट जाएगा, है ना। पांडव राउफ है, ये यहाँ नहीं होता है, राउफ आपका जम्मू कश्मीर हो, ये कट जाएगा। लावड़ी, कथकली काट देंगे, केरल में होता तो ये वाला विकल्प बचा, तो बी वाला हो जाएगा।
ठीक है, 90 क्वेश्चन ही रखते हैं, आगे का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें करेंगे ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और सॉल्व का देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ, जो नहीं आता उसको कॉपी में लिख के अपना नोट्स बना लो प्रीवियस ईयर का, बस उतना करो, आराम से हो जाएगा भाई। लास्ट मेरिट जो है 122 गई थी जर्नल की, ठीक है, 200 में से। तो भाई आप टारगेट रखो, बहुत सिंपल टारगेट रखो कि इससे उधर उधर नहीं। हिंदी में आप अपना टारगेट रखो, देखो हिंदी में आप अपना टारगेट रखो 55, ठीक, सामान से बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। जीएस में आप अपना टारगेट रखो 80 और 90, 80 या 90 का टारगेट रखो, जो आपके पास हो। तो अब आप इसको भी 8 5 13 135 जा रहा है, तब भी 135 जा रहा है, बताओ। 90 रख रहे हो तो 145 भाई, आराम से हो जाएगा। जब लास्ट में कम वैकेंसी थी तब 122 गया है जनरल का, तो क्यों इतना परेशान हो। 80 हिंदी में 55 सही होना चाहिए, और जीएस में 80 और 90 के आसपास रहो, बस बात ख़त्म। प्री हो जाएगा आराम से, फिर मेंस का आराम से देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और हाँ, आपको अगर अच्छा लगता तो एक लाइक तो बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट फील करूँगी। थैंक यू सो मच।